आज की हमारी कहानी है बहू मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी नहीं मांगूंगी। रोते रोते कब पूनम की आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 15 दिन के बेटे रुद्र ने के उठकर रोने की आवाज सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। पूनम आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति राजीव कमरे में आ गए और बोले, पूनम तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है। उसे बस ऐसा लगता है वो जो बोल रही है बस वही सही है। देखती हो पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। यह सब देख पापा मौन साधे रहते हैं। फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूं उनको। बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते प्यार भरी नजरों से देखते राजीव को देख पूनम उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया। राजीव, आपको भी लगता है क्या मेरे घर वाले की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? रोते हुए पूनम ने राजीव से पूछा। अरे नहीं पूनम, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। मैं तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी पसंद नहीं हो। बोलो। बोल तो रहा हूँ। माँ की बात को दिल पे मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमजोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रुद्र की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। राजीव बेटे रुद्र को निहारते हुए कहा। राजीव एक बात कहूँ प्लीज, आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलिए ना। मैं सोच कर तो यही आई थी कि आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिया है। क्यों बोले कुछ दिन रुद्र भी दादा दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर भी रह पाऊंगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को। मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना। इस इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आपको कम से कम मुझे समझिए। पूनम विनती सी करती हुई बोली, ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊंगा, जबकि मैंने खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि पूनम और रुद्र को महीने भर बाद लेकर जाऊंगा। राजीव झिझकते हुए बोल कमरे से निकल गया। पूनम सोचने लगी कितनी खुश थी वो। पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ गोमती जी ने बहुत कहा, मेरे पास आ जा, अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ आराधना जी से मना कर दिया था। वो अपने पास आने को कह रही थी, पर राजीव ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। बहुत खुश थे। तब आराधना जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहां हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो राजीव को माँ ताने देकर सुनाने लगी। जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा
तो हम आ गए ना। अब पूनम 1 महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना पूनम से कुछ पूछे राजीव ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। पूनम के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। बेटी के सास ससुर, बेटी दामाद के साथ नाती भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चैन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे राजीव के ससुराल वालों ने कितना कुछ दिया है। पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था पूनम के घर वालों ने रुद्र की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए हैं वो सब तो स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी आराधना जी, पूनम की सासू माँ। वो तो रुद्र के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दिया उसे भी देखते हुए आराधना जी बोली, कितनी हल्की चैन दी है। मेरा पोता ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चैन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और पूनम की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटी का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समधन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवाकर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर गोमती जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन। आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी। 2 दिन रुको ना। पूनम माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर गोमती जी वो अब वहां कैसे रुक सकती थी जहां उन्हें बेइज्जत महसूस करा दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से ही पूनम का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद राजीव भी चले जाएंगे। मैं यहाँ कैसे रहूंगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी तो दोनों साथ आते और साथ चले जाते थे। पहली बार रुद्र को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही पूनम की हालत खराब होने लगी। पूनम को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और रुद्र की मालिश ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थी तो वो पूनम से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी। बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए इसे, और जो कपड़े आप इतने प्यार से लेकर आई हैं वही दीजिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पूनम अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े। जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उसे पसंद ही नहीं आया, तो हम तो गांव से आए हैं, उधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं। बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना। कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने पूनम की सासू माँ आराधना जी नजरें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है कि वो मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही हैं। आप वही दो जीजी जो आप प्यार से लेकर आई है, मेरा पोता जरूर पहनेगा। पूनम की सास आराधना जी ने कहा। देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ भी गई तो निकाल लूंगी। वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं भी ना आ पाऊं।
हो सकता है तुझे उससे कोई फर्क भी ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर कल को पूनम राजीव से तुम सब के लिए बुरा बोलने लगे तो ना राजीव बर्दाश्त करेगा और ना तुम लोग। तो फिर इसके घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद करती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली। और मैंने तो इसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपमान और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई है। और तो और जो पूनम तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डर कर जाने की सोचकर राजीव से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। माफी मांगनी ही है तो पूनम की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी। आप सही कह रही हो जीजी, मैं समधन जी से आज ही माफी मांग लूंगी और आप भी मुझे माफ कर दो। बहू अपनी तुम भी अपनी सास को माफ कर दो। आराधना जी दुखी स्वर में बोली। आप ये क्या कह रही हैं माँ? हाँ ये सच है, मुझे बात बुरी जरूर लगी थी, पर अब आप समझ गई हैं तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, पूनम ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञ पूर्वक देखने लगी। मानो कह रही हो आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। पूनम कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने पूनम की माँ गोमती जी से माफी मांग ली थी। समधन जी हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती हैं। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफी की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिएगा। आराधना जी ने कहा, बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप माफ कर दीजिएगा। आराधना जी ने कहा। गोमती जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज होकर रहते देखा है। बेटी की खुशियां की खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफी मांगे ये तो कभी होता ही नहीं। फिर भी समधन जी माफी मांग रही हैं तो बात यही खत्म कर रिश्ते सुधारने में ही समझदारी है। और गोमती जी ने आराधना जी को हंसते हंसते माफ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था। जो एक माफी से जल्दी ही सुधर गए, नहीं तो ये घून की तरह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते। और हम अपनी आन में रहते हैं कि हम सही हैं, हम माफी क्यों मांगे। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं जो हमें सही लगे वो सामने वालों को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।